विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार 60 गुण्य नीति। 60 गुण्य नीति में मनु जो है वो किसी राज्य के द्वारा किसी परिस्थिति विशेष में अपनाए जाने वाले 6 विकल्पों का उल्लेख करते हैं और या 6 जो है उपाय बताते हैं कि एक राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन 6 उपायों में से जब जिस उपाय की जरूरत हो उस उपाय का सहारा लेना चाहिए। इन 6 उपायों में या 6 नीतियों में पहली नीति है संधि। राजा के द्वारा तात्कालिक लाभ या भविष्य के लाभ को देखते हुए यदि संधि की जरूरत पड़े तो राजा को दूसरे राजा के साथ संधि नीति का सहारा लेना चाहिए। अर्थात संधि का मतलब है एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य से मेल कर लेना। संधि के 2 प्रकार उन्होंने बताए हैं, एक समान कर्मा संधि और दूसरा असमान कर्मा संधि। मनु का ऐसा मानना है कि यदि संधि करने से लाभ की प्राप्ति हो, लाभ की संभावना हो या राज्य का हित संवर्धन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में राजा को दूसरे राज्य के साथ संधि या मेल कर लेना चाहिए। दूसरी नीति है विग्रह की नीति। संधि 2 राजाओं के बीच मेल की स्थिति है और विग्रह जस्ट इसका विपरीत रूप है। संधि का विपरीत या उल्टा होता है विग्रह की नीति। विग्रह का अर्थ है या आशय होता है शत्रु का अपकार करना या शत्रु को पीड़ित करना। जब राजा स्वयं समर्थ हो और शत्रु राज्य जो है वो आपत्तियों में घिरा हुआ हो, कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी राजा जो है उसे विग्रह की नीति को अपनाना चाहिए या विग्रह की नीति ऐसी स्थिति में ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार से विग्रह के भी वो 2 अर्थ बताते हैं, 2 प्रकार बताते हैं। एक स्वयंकृत विग्रह और दूसरा है मित्रकृत विग्रह। स्वयंकृत विग्रह जब राजा अपने स्वयं के लाभ के लिए या स्वयं के हित की पूर्ति के लिए दूसरे राजा के साथ विग्रह की नीति को अपनाता है तो इसे स्वयंकृत विग्रह कहा जाता है। और मित्र, यदि राजा जो है जो राजा का मित्र राज्य है उसके प्रति शत्रु राज्य के द्वारा किए गए अपकार का बदला लेने के लिए जो है विग्रह की नीति को अपनाता है तो इसको कहा जाता है मित्रकृत विग्रह। या हम कह सकते हैं कि राजा के द्वारा किसी मित्र राज्य पर किए गए आक्रमण का प्रतिकार के स्वरूप जो है विग्रह की नीति को अपनाया जाता है तो इसे हम कहा जाता है मित्रकृत विग्रह। इसके बाद और इसके साथ ही साथ मनु ये सुझाव देते हैं कि राजा को विग्रह की नीति जब ही अपनानी चाहिए जब राजा की समस्त प्रकृतियां उसके पक्ष में हो और शत्रु राज्य जो है वो जो है संकटों से ग्रस्त हो। ऐसी स्थिति में ही राजा को विग्रह की नीति को अपनाना चाहिए। तीसरी नीति है यान। यान का अर्थ होता है कि विजय की इच्छा से या शत्रु को पीड़ित करने की इच्छा से जब एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के ऊपर जो चढ़ाई की जाती है, आक्रमण किया जाता है तो उसे यान कहा जाता है। यान का अर्थ है चढ़ाई करना। यान भी 2 प्रकार, यान के भी मनु ने 2 प्रकार बताए हैं। एक है एकाकी यान और दूसरा है मित्र सहित यान।
जब राजा स्वयं इतना समर्थ है कि वो अकेले दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके सफलता प्राप्त कर सकता है या सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता है, और या हम कह सकते हैं कि जब राजा स्वयं अकेले दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है तो उसको कहा जाता है एकाकी यान। और जब राजा जो है स्वयं इतना समर्थ नहीं होता है कि वो अपने अकेले बल पर शत्रु राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, ऐसी स्थिति में कई राज्य मिलकर जो है शत्रु राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो इसको कहा जाता है मित्र सहित यान। यान की नीति का भी सहारा लेना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो और शत्रु पक्ष की स्थिति जो है वो निर्बल हो और कमजोर हो। इसके बाद अगली नीति है आसन। आसन का अर्थ है कि राजा जो है आक्रमण के स्थान पर युद्ध के प्रति उपेक्षा भाव धारण करके युद्ध की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठ जाना। इस नीति का प्रयोग, इसके भी दो स्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। पहला तो यह है कि यदि जब राजा का जो सेना है और कोष है वो समाप्त हो गया हो, ऐसी स्थिति में राजा को यान का सहारा लेना चाहिए या यान नीति का सहारा लेना चाहिए। और दूसरा प्रकार, इसको उन्होंने प्रथम यान कहा है, और प्रथम आसन, इसको उन्होंने प्रथम आसन कहा है। और दूसरा है कि राजा मित्र के अनुरोध पर यदि आसन की नीति को अपनाता है तो ऐसी इस आसन को उन्होंने जो है आसन का दूसरा प्रकार बताया है। यानी यदि जब राजा का स्वयं की सेना और उसका कोष कमजोर पड़ जाए, समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राजा को जो है आसन की नीति का सहारा लेना चाहिए। युद्ध के प्रति उपेक्षा धारण करके युद्ध की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और दूसरा है कि राजा जो है वो मित्र के अनुरोध पर आसन की नीति को अपना ले। अगला है, मनु का ये कहना है कि आसन की नीति का फायदा ये होता है कि आसन की नीति अपनाने के दौरान राजा स्वयं को बलवान बना सकता है, स्वयं की सेना और जो उसकी कोष है उसे पुनः संगठित करके स्वयं को जो है पुनः युद्ध के लिए उस दौरान तैयार कर सकता है। अगला है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का अर्थ है सेना का दो भागों में विभाजन। मनु शासक को परामर्श देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि शत्रु राज्य जो है उससे अधिक शक्तिशाली है, जो राजा है उससे अधिक शक्तिशाली है शत्रु राजा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें द्वैधी भाव की नीति को अपनाना चाहिए। अर्थात सेना को दो भागों में विभाजित करके सेना के कुछ भाग को सेनापति के अधीन रख देना चाहिए और ये सेना का भाग जो है शत्रु सेना को रोके रखने का काम करेगा और शेष सेना के साथ राजा को किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए अपनी शक्ति को जो है संगठित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से द्वैधी भाव की नीति को अपनाकर राजा को जो है अपने को शक्तिशाली बनाना चाहिए। अगली नीति है संश्रय। संश्रय या आश्रय। इस संबंध में मनु का कहना है कि राजा को आपातकाल में अपने से अधिक शक्तिशाली राजा का सहारा लेकर अपने को मजबूत बनाना चाहिए या अपने को शक्तिशाली बनाना चाहिए। अब इसके पश्चात मनु का परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का व्यावहारिक पक्ष। मनु के
परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए मनु जो है वो कुछ संस्थाओं का और कुछ प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं, और उनमें सबसे पहली संस्था जो है वो है दूत व्यवस्था। दूत, परराष्ट्र संबंध में दूत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनु का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मैत्री और अमैत्री का आधार दूत ही होते हैं। तो कहा कि दूत ऐसे वह महत्वपूर्ण संस्था है या दूत इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो कि शत्रुओं से तो राजा का मेल करवा देता है, मिले हुए शत्रुओं को राजा से अलग कर देता है, और जिन राज्यों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उनमें आपस में मतभेद या फूट उत्पन्न कर देता है। दूत के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो मनु ने इस संबंध में कहा है कि दूत को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, इंगित यानी स्वर वचन का अर्थ समझाने वाले जो भाव होते हैं तो उनका ज्ञान होना चाहिए। इंगित, उनको कहते हैं इंगित। आकार और चेष्टाएं, यानी इनमें जैसे कि क्रोध सूचक भाव हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, भौहें टेढ़ी करना, तो इस प्रकार के भावों का भी उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से इंगित, आकार और चेष्टाओं का ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। स्त्री आसक्ति और मदिरापान से दूर रहना चाहिए। चतुर होना चाहिए। इस प्रकार से ये गुण जो है ये अनिवार्य योग्यताओं के रूप में इन बातों को मनु स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि शुद्ध, अनुरक्त हृदय और चतुरता और देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है निर्भय रहने वाला और वाक्पटुता, ये एक तीव्र स्मरण शक्ति, ये गुण एक श्रेष्ठ दूत में होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दूत के अंदर 60 गुण नीतियों को समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए। धर्म, अर्थ और काम से भी दूसरे किसी राजा के वश में न आने वाला होना चाहिए। निर्लोभी होना चाहिए, गणतज्ञ होना चाहिए, चतुर होना चाहिए और प्रसंग के अनुसार जो है उसके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ये गुण दूत के अंदर होने चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने दूसरी संस्था के रूप में बताया गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर का कार्य होता है, गुप्तचर का कार्य होता है कि वो जो शत्रु राज्य है या दूसरे राज्यों की जो शक्ति है, उनकी दुर्बलताएं हैं इत्यादि के बारे में अपने राजा को बताए, और साथ ही साथ उसके राज्य में दूसरे राज्य के जो भी गुप्तचर घूम रहे हैं उनके बारे में वो जानकारी रखे और राजा तक पहुंचाए। गुप्तचर दूत जो है वो दूसरे राज्य में प्रकट रूप में काम करता है और गुप्तचर जो है वो दूसरे राज्य में अप्रकट रूप में रहकर कार्य करता है। मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है कापटिक गुप्तचर। कापटिक गुप्तचर वह गुप्तचर होता है जो कि कपट व्यवहार में दक्ष होता है, ढीठ होता है, और जीविका का इच्छुक व्यक्ति जो है जब गुप्तचर्य का काम करता है, गुप्तचर्या का काम करता है, तो उसे उन्होंने कापटिक गुप्तचर कहा है। दूसरा है उदास्थित। उदास्थित का मतलब है कि संन्यास धर्म से पतित हुए, शुद्ध हृदय वाले और बुद्धिमान व्यक्ति, जीविका का इच्छुक व्यक्ति गुप्तचर्या का काम करे, उसे उन्होंने उदास्थित कहकर पुकारा है। अगला है गृहपति। ऐसा व्यक्ति जो कि किसान के रूप में रहता है लेकिन कृषि कर्म के स्थान पर गुप्तचर्या का काम करता है, तो ऐसे गुप्तचर को उन्होंने गृहपति कहकर पुकारा है। अगला है व्यापारी, यानी जो व्यक्ति व्यापारी के वेश में रहकर गुप्तचर्या का काम करता है, जीविका से रहित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने व्यापारी गुप्तचर कहा है। अगला है तापस।
तापस का मतलब है कि जो व्यक्ति तपस्वी के वेश में रहते हुए गुप्तचर्या का काम करता है, उसे तापस गुप्तचर कहा है।